खेल का ये जज्बा था, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हैं अभी भी। अच्छा, कि मैं क्या कॉलेज की 9 टीमों में था। अलग अलग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जो अपॉइंटमेंट था वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में। वहां पे चला। आप अपनी मूल शिक्षा बहुत ही सीरियस करते हैं, संजीदगी से करते हैं, तो आपको जॉब मिलने की परेशानी मुकाबला हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी वालों के साथ है। हम उनसे मुकाबला एक पीढ़ी में कर रहे हैं। एक आंदोलन है कास्ट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस समय हमको जाति का जो आंदोलन है उसकी पड़ताल करनी चाहिए। बच्चे जो है रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आप जाति पर जो शोध है उसको बंद कर दीजिए, उस पर रिसर्च बंद कर दीजिए। अब जिसे कहना चाहिए आपको जाति पर नहीं राष्ट्र पर रिसर्च करना। जब आप विश्वविद्यालय विधा में आते हैं तो ये बड़ी परिष्कृत रूप में धारण कर लेती है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। तो उसके लिए कहा था यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। और उसके बाद अगर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो योर एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर, आप ईच बोलते हैं, आप वाज बोलते हैं, आप दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली नहीं बोलते। राजनीति अब खत्म हो गई, अब जो मान्यवर ने शुरू किया था अब बहन जी ने उसे खत्म कर दिया, या फिर अब यहाँ से उठती हुई नहीं दिख रही है। अभी निराश पीएचडी करवाई आपने। देखिए, हमने इस समय बस अभी हमने सैकड़ा पार कर लिया है पीएचडी का, एमफिल पीएचडी का। और 101 के आसपास मेरी एमफिल पीएचडी हो गई। कहते हैं कि विवेक कुमार बहुत आसानी से किसी से इम्प्रेस नहीं होते हैं, बहुत लोगों से अलग रहते हैं, बहुत किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। एरोगेंस है क्या विवेक? साहित्य में भी आपकी बहुत रुचि रही है, दलित साहित्य एस्टैब्लिश हो चुका है आज के वक्त में, तमाम लोगों ने योगदान दिया, उसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप? किस तरीके? लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। लेकिन जब मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का गुरु देखा तो वो तो कह रहा था कि मतलब इनके मिर्चा डाल देना चाहिए। और मैंने जब शिवराज सिंह बेचैन जी के गुरु को देखा तो वो हाड़ एकदम उनसे मेहनत कराते थे, किसानी करवाते। आपको लगता है कि समाज, आपका समाज, हमारा समाज, जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिस अस्पताल से आते हैं, उसको विवेक कुमार की वैल्यू पता है कि उन्होंने क्या? विवेक कुमार खुद को कैसे परिभाषित करते हैं? आप कौन हैं? मैं कहता हूँ एक साधारण भारतीय नागरिक हूं। ये तो डिप्लोमेटिक। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाकायदा ये जो है हमारा जो है अपॉइंटमेंट लेटर है, जो कहा गया कि विवेक कुमार इज अपॉइंटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट। ये जो है कोर्स, देखिए कोर्स का नाम है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन इन इंडियन सोसाइटी स्प्रिंग, और ये लिखा इंस्ट्रक्टर विवेक कुमार। हे डोला हे अपन जिस्म के खून पसीने के बल पे चलाता ही डोला, हे डोला हे डोला हे हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हे हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हे डोला हे डोला हे डोला। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक, और हमारे साथ हैं खास मेहमान प्रोफेसर विवेक कुमार, जिनको आपने कई बार हमारे चैनल पे सुना होगा और तमाम मंचों पे भी सुना होगा। लेकिन एक प्रोफेसर बनने से पहले विवेक कुमार एक विद्यार्थी होते हैं, यूनिवर्सिटी में जुड़े रहते हैं, छात्र संघ से उसके नेता रहते हैं, जमीन पे काम करते हैं, बामसेब से जुड़े रहते हैं, माननीय कांसीराम जी के साथ काम करते हैं, बचपन में गुर्बत से निकलते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। प्रोफेसर बनने से पहले जो एक जंग है इनके जीवन की, आज उस पर बात करेंगे। और अभी हाल ही में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के बफरकेशन पे चर्चा हो रही है कि कुछ खास लोगों को रिजर्वेशन ज़्यादा मिल गया है, वो आगे बढ़ गए हैं, इसलिए अब उनको हटा के कुछ और लोगों का एक अलग समूह बनाया जाना चाहिए, उनको अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि वो आ जाए। इन तमाम बातों पे विवेक सर अच्छा गाते भी हैं, गाने भी सुनेंगे उनसे। सर, प्रोफेसर विवेक कुमार तो हम लोग जेएनयू में बैठे हैं जी, छात्र विवेक कुमार कैसे थे? देखिए, अगर हम कहें तो छात्र जीवन तो लखनऊ से शुरू हुआ जी, और लखनऊ में जो है एक बेलदारी लेन जगह है लाल बाग में, और बहुत ही
कहा जाता है कि अब तो बहुत मध्य बीच में आ गई है, एकदम सेंटर की है, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे विधानसभा, जिसको काउंसिल हाउस कभी कहा जाता था, लखनऊ में है वो, तो वहीं पर है। और एक तरफ बेलदार लोग थे, दूसरी तरफ धोबी समाज के लोग रहते थे। उसी बस्ती में हुआ जन्म मेरा। और थोड़ी दूर पर एक विभत्स शराब खाना भी था, जिसमें लोग बाकायदा रात के अंदर जब चलते थे तो वो अपने मस्ती में वो सब करके, जो कहते हैं कि दलित बस्ती में जो होता था, वो सब देखा मैंने। और वहीं पर लड़ाइयाँ होते देखी, चाकू चलते हुए देखे। वहीं पर जो है गिरहकटों की जो अड्डा भी देखा, गिरहकटों का शराब पीने का भी अड्डा देखा। तो इन सब के बीच में हम लोग पढ़ते रहे। और क्योंकि मेरी 2 बहनें थीं, वो बड़ी थीं, तो पिताजी ने उन्हीं के साथ मुझे पहले भेज दिया। तो भारतीय बालिका विद्यालय में मैंने कुछ दिन पढ़ाई करी। बालिका विद्यालय में? भारतीय बालिका विद्यालय में, जो कि ये होता था कि छोटे बच्चे 5वीं तक, हाँ 5वीं तक लड़के पढ़ते थे। लेकिन तभी पिताजी का ट्रांसफर हो गया और हम लोग जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, उसकी एक तहसील है अफजलगढ़, उसमें पिताजी का खानसारी निरीक्षक थे, वहाँ ट्रांसफर हो गया। तो पिताजी ने हम लोग को भी वहाँ पर ले गए। लेकिन वहाँ पर हम लोग जब पढ़े तो फिर से एक बार, जिसे कहना आर्य कन्या पाठशाला था, उसमें ही मेरा वो हुआ, क्योंकि घर के एकदम बगल में था। और टाट की पट्टी होती थी, उसी पर हम लोग बैठते थे। तख्ती थी और सफ़ेद खड़िया की रोशनाई होती थी और सेठे का कलम होता था। उस पर हम लोगों ने जो बैटरी होती है उसमें कालिख निकलती है, तो उसको जो बैटरी खराब हो जाती थी उसको कूट के, उसकी कूट करके उसकी काली पोथी जाती थी उसमें। अच्छा। और एक पत्ता भी होता था जिससे हम लोग दबाव से उसको घोटते थे तो उस तख्ती पर चमक आ जाती थी। उस तख्ती पर जो है रोशनाई, सफ़ेद खड़िया वाली रोशनाई से लिखना शुरू किया। और क्लास 3 तक जो है वहीं पढ़े। लेकिन हुआ ये कि जो अंग्रेजी थी वहाँ 6ठे क्लास से चलती थी। तो पिताजी ने कहा यहाँ तो रहेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो फिर जो है उन्होंने हमें लखनऊ भेज दिया। लखनऊ में जब हम आए तो फिर से एक बार आलमबाग में हमारे जीजा जी थे, उनके पास हम रहे। वहाँ पर भी हमने थोड़े दिन पढ़ाई करी, ब्लैक्सी बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल में। लेकिन वहाँ से फिर जो है हमने एक रफ्तार, कहना चाहिए, पकड़ी कि कॉल्विन तालकदास कॉलेज में मेरा जो है दाखिला हो गया। और उस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, तो वहीं से फिर हमने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कॉल्विन तालकदास कॉलेज से करी। और फिर बाद में ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय में किया। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम आ गए। आप विवेक सर के बारे में बताऊं कि विवेक सर अभी वर्ल्ड रैंकिंग प्रोफेसर भी हैं सोशियोलॉजी के, अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निकाला, कई किताबें आ चुकी हैं, सैकड़ों लेख सर छपे होंगे आपके तमाम जर्नल्स में। जी, एक्चुअली लेखन का तो कार्य जो है बहुत पहले से रहा। जब मैं यहाँ पर आया JNU में, तो उस समय द पाइनियर अखबार था और चंदन मित्रा उसके उस समय एडिटर थे। तो उसके ओपिनियन जो होता है पेज, उसमें मैं लगातार लिखता रहा। चंद्रभान प्रसाद जी उस समय शुरू कर रहे थे अपनी दलित जो डायरी आती थी, तो वो लिखते थे। मैंने उस दलित डायरी में भी लिखा है, चंद्रभान प्रसाद जी के लिए भी लिखा, उनके प्रशस्ति में भी मैंने लिखा। और लगातार हम लोग जो है वो लेख लिखते रहे। और इसी बीच जो है डरबन में साउथ अफ्रीका में जो नस्लवाद के खिलाफ जो सम्मेलन हुआ, उसमें नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स NCDHR की तरफ से मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए गया और मैंने भाग लिया, जो है शामिल हुए। हाँ, डरबन में। क्योंकि डरबन में जो नस्लवाद के खिलाफ जो सम्मेलन था, एक तरफ सरकारी सम्मेलन था, दूसरा NGO सम्मेलन था। तो हम लोग NGO से गए थे और हम लोग ने वहाँ पर जो है अपनी जो दलित समाज की बात थी वो भी रखी वहाँ पर। और लेख उस समय भी लिखा। वहाँ साउथ अफ्रीका से जो हम लोग ने लेख लिखा, एक तरह से रिपोर्टिंग करते हुए, वो छपा भी पाइनियर के अंदर फ्रंट पेज पर।
तो उससे लगते रहे। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट ये आया कि एमफिल के बाद जो है मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में हो। वहाँ पे भी रहे आप? हाँ, तो वहाँ पर रहे, और वहाँ पर रहने के कारण ये हुआ कि लेक्चरशिप मिल गई, लेकिन पीएचडी हमको करना था, तो वो छोड़ करके हमने फिर से अपनी पीएचडी शुरू करी। और बहुत लोगों ने बुरा भला कहा कि तुमको पक्की नौकरी मिल गई, टाटा की नौकरी मिल गई, बम्बई में मिल गई, अगर कहीं बरेली में मिली होती तो क्या होता। तो इसलिए तुम क्या पता बाद में क्या होगा। हाँ, तुम अपने आप को, लेकिन हमने जो है सुना नहीं लोगों को, लेकिन उसी बीच हमने उत्तर प्रदेश शासन की भी नौकरी करी, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सेवा कमीशन से जो है हमारा सिलेक्शन हुआ, और हमारा ऑफिस सीधे विधानसभा के अंदर था, लखनऊ विधानसभा में, और हमने चीफ मिनिस्टर के साथ भी काम किया। मतलब जेएनयू तीसरी नौकरी है आप? हाँ, प्रशासनिक सुधार विभाग में मेरा कार्यक्रम था, उसके मैं कार्यकाल में चल रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग इस समय एमए कर रहे हैं या समाजशास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, उनके करियर के लिए आप देखिए 4 प्रकार के जॉब मैंने किए। एक तो मैंने अभी पढ़ाई का काम करवा रहा हूं, दूसरा मैंने सरकारी नौकरी भी करी, और वो भी लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के। तीसरा मैं अखबार नवीस भी बना कुछ दिन के लिए। तो हमारे संपादक थे उस समय उदय सिन्हा साहब लखनऊ में जी, और पाइनियर अखबार में उन्होंने कहा भाई आप, वो भी जेएनयू के थे, तो उन्होंने कहा आओ विवेक कुछ दिन यहाँ पर भी हमारे साथ। तो वहाँ पर हमने पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काम किया कुछ दिन, और उनकी एक मैगजीन निकलती थी, उसमें मैं एक स्तंभ लिखता था। ओके। हाँ, तो उसमें दलित आवाज के नाम से ही एक जो है वो लिखता था स्तंभ। तो वो स्तंभ लिखने की प्रैक्टिस आप समझ लीजिए वहीं से थी। एक छोटा मोटा मेरे पास आई कार्ड भी था पाइनियर का, प्रेस का। तो वो मतलब लेखक, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, स्पीकर, छात्र नेता, हाँ, सब कुछ। तो कैसे चीजें समेटा आपने? नहीं अशोक जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो छात्र हैं आज के जीवन में, अगर आप अपनी पढ़ाई, शिक्षा, जो मूल शिक्षा है, जैसे मैंने एमए किया सोशियोलॉजी में जी, और मैंने बीए किया सोशियोलॉजी में, पीएचडी किया सोशियोलॉजी में, अगर आप अपनी मूल शिक्षा बहुत ही सीरियस करते हैं, संजीदगी से करते हैं, तो आपको जॉब मिलने की परेशानी नहीं होगी। और उसमें मैंने आपको 4 प्रकार ईमानदार है पढ़ाई में जो आपका काम है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो पढ़ाई ठीक से नहीं करते, वो कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूं। वो उसके ऊपर वो एक कहा ना 80 से लेके एडमिशन हुआ, हमारा बच्चा जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करेला। तो वो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को लोगों ने अपना एक काम बना दिया। लेकिन हम लोगों के समय में जो हम लोग कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते लोग सेलेक्ट हो जाते थे और पता नहीं चलता था कि हाँ भाई ये आता तो वही है ना। फिर सब्जेक्ट की पढ़ाई, जो सबसे बड़ा मेरा मैसेज है अपनी यंग उनको, वो ये है कि आप लोग अगर अपनी मूल पढ़ाई ठीक से करेंगे तो आपके लिए जो जॉब के दरवाजे हैं वो खुले हैं। मैं प्रोफेसर हूं, लेक्चरर था, और उसके पहले मैंने जो है जर्नलिज्म भी किया। उसके पहले मैंने टाटा इंस्टीट्यूट का एनजीओ में भी मैंने काम किया। एक्शन एड इंडिया में मैंने लखनऊ के अंदर मैं उसका स्टेट जो है कन्वीनर भी रहा, और उनका अनटचेबिलिटी इवैल्यूएशन प्रोग्राम था, उसके अंदर भी मैंने काम किया, और जो है नौकरी भी करी, सरकारी नौकरी भी करी। तो 4 कम से कम जो है नौकरियां खुली हुई हैं अगर आप अपनी ठीक से जो है पढ़ाई करते हैं। जो छात्र विवेक कुमार रहे हैं जी, कैसे थे वो? मतलब मुझे लगता है कि जब तक इंटरमीडिएट में थे तब तक हमने खेला ज़्यादा, और खेल को जो है हमने सोचा था कि खेल हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई जो है हमने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ी, और पिताजी वगैरह ने कभी जो है ये भी नहीं कहा कि तुम खेलो, वो कहते थे नहीं पढ़ाई करो। तो हमारे यहाँ वो कहावत है ना, जो
खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो इसलिए पढ़ाई में ज्यादा उन्होंने लगाया। लेकिन हम खेलते ज्यादा थे और खेल का ये जज्बा था। मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हैं अभी भी। अच्छा, कि मैं क्या खेलते थे? कॉलेज की 9 टीमों में था, अलग अलग स्पोर्ट्स में। ओके। मैं जो है क्रिकेट खेलता था, हॉकी खेलता था, फुटबॉल खेलता था, एथलेटिक्स खेलता था, और मैं जिसे कहना चाहिए टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, और जो मतलब छोटी छोटी जो क्या कहना चाहिए एक तरह से बातें होती थी, तो उसके अंदर जो भी खेल, बेसबॉल आ जाता था कभी कभी, तो हम लोग ने बेसबॉल भी पकड़ करके खेलना शुरू कर दिया। खेल को लेके जो दीवानगी थी आपकी, वो आज भी दिखती है? नहीं, वो मुझे लगता है आज भी हम लोग जो है क्रिकेट को तो बहुत पास से मैं देखता हूँ, और बहुत चीजें आंकड़े आपको याद रहे हैं। आप बहुत खुश होकर बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। मुझे लगता है कि जो भाई ठीक है, हमने खेला क्रिकेट, और मैंने तो उस समय हमारे यहाँ जो है हरभजन सिंह भी आए हुए थे जो है, और उस समय हमारे यहाँ एक आरपी सिंह उत्तर प्रदेश में होते थे, गोपाल शर्मा होते थे, तो उनके साथ भी हम लोगों ने बॉलिंग करी है एक तरह से। बैट्समैन थे कि बॉलर? नहीं, मैं राइट आर्म गुगली बॉलर था। अच्छा, मैं राइट आर्म गुगली बॉल करता था, इसलिए मुझे जिसे कहना चाहिए, लोग बड़ा कहते थे कि भाई राइट आर्म हम घुमाते थे, तो लोग कहते थे यार ये कलाई से घुमाते कैसे हो, ये बड़ा एक अचंबा होता था। मतलब बैट्समैन डरते थे आपसे? नहीं, बैट्समैन डरते तो नहीं थे, लेकिन हाँ मतलब ठीक ठाक था मामला, और वो ओपनिंग कर लेते थे हम उस समय। फुटबॉल में मैं हाफ खेलता था जो है, तो उसमें हमारे टीचर कहते थे भाई पढ़ाई कर लो, और ओलंपिक प्लेयर, थोड़ी पढ़ाई तो कर लो। वो हमें ओलंपिक प्लेयर कहते थे। डरते किससे थे ज्यादा? मतलब माता से या फिर नहीं, पिताजी से ही डरते थे। माताजी तो जिसे कहने बेचारी बहुत एक तरह से गाय थी, तो मतलब वो कहती थी ठीक है कर ले, पापा आएंगे डांटेंगे, लेकिन पिताजी तो सुबह इसलिए डरती थी कि पिता से डांटना पड़े, इसलिए तो था। ये जिसे कहना चाहिए एक तरह से ये था कि पिताजी ने बहुत कड़ाई से कहा भाई पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो आसपास का वातावरण था उसमें बच्चा बिगड़ ना जाए। और जिस संघर्ष से वो लोग निकले थे, उनको पता था कि एजुकेशन एक रास्ता है। उनका ये माना था भाई जैसे मिले, कितने लेसन के वर्ड मीनिंग तुमने याद किए, सुबह शुरू हो जाती थी। लेकिन जेएनयू में आकर के छात्र जीवन बदल गया, और कहीं ना कहीं किताबों से साथ हो गया, और यहाँ का जो वातावरण था उसने, मैं हमेशा जेएनयू को अपनी सोशल मदर कहा है। हाँ, सामाजिक माता मानता हूँ कि उसने मुझे किस प्रकार नागरिक क्या होता है, नागरिक के कर्तव्य क्या होते हैं, समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या होता है, हमें समाज के प्रति क्यों दायित्व रखना चाहिए, ये सब मुझे लगता है सिखाया। आपने समाज की बात की, विवेक कुमार कौन सा वक्त था कि समाज के बारे में सोचने लगे कि नहीं, समाज, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए भी कुछ करना है? नहीं, मुझे लगा कि 1991-2 में जो है, उस समय जो है काफी यहाँ पर मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, और मंडल कमीशन के आंदोलन में लाइन तो खिंच गई थी कि हम किधर हैं। तो हम लोग को तो बट नेचुरल है कि उस समय ओबीसी तो कोई था नहीं, उस समय तो दलित लोग ही थे, तो दलित लोग ही डिफेंड कर रहे थे, तो हम लोग ही आगे आए, और हम लोगों ने उस समय से जो है एक तरह से, हमें याद है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप जेएनयू आ गए थे? जेएनयू आ गए थे, 92 की बात है, और उस समय जो है 92 की बात है कि उस समय जो है रामविलास पासवान और स्वामी अग्निवेश और शरद यादव को मंडल कमीशन के लिए एक भाषण के लिए बुलाया गया था जेएनयू में, लेकिन लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया गया था, और यहां तक कि जो है लड़ाई बने स्टूडेंट्स ने। नहीं, मुझे तो याद है उस समय आजकल के बहुत बड़े अखबार नवीस हैं आशुतोष, वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे मंडल कमीशन के खिलाफ। अच्छा, जो आज तक मेरे आज तक सत्य हिंदी जो चला सत्य, तो वो हमारे मतलब हम तो उनको बड़े भाई मानते थे, और मानते हैं अभी भी, क्योंकि वो हमारे सीनियर थे और उसी पेरियार हॉस्टल में ही रहते थे। वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे मंडल कमीशन के खिलाफ, और आज तो जिसे तो सोशल जस्टिस की बात है, जस्टिस की बात करते हैं। और नहीं, बाद में उनका भी मन परिवर्तित हुआ, और माननीय कांशीराम के बहुत करीबियों में
वो शुमार भी हुए और काफी मान्यवर काशीराम उनको मानते भी थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो झड़प हुई उसके बाद एक हाँ, उसके बातचीत बाद हुई होगी जी। उसके पहले भी वो जो करते थे और वो सामाजिक न्याय के वैसे तो बहुत बड़े जिसे पैरोकार माने जाते रहे हैं हम लोग के समय में। तो वो लीड कर रहे थे और वहां बोलने नहीं दिया गया था इनको। इस प्रकार का जो दर्द था, टीस थी कहीं ना कहीं, वो भी बात वो और भी हम लोगों को उस पाले में लेती चली गई कि आखिर जो है इस कैसा ये समाज बन रहा है। और फिर बाबा साहब के उस समय जो गौतम बुक सुल्तान सिंह गौतम, वो अपने कंधों पर बाबा साहब अंबेडकर के जो वॉल्यूम्स थे उस समय, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया था, वो अपने साइकिल के कैरियर पे रख करके हम लोग को सप्लाई करते थे। तो इसलिए मैं उनकी हमेशा बहुत इज्जत करता हूं। एक जर्नी रही। हाँ, सुल्तान सिंह साहब को मैं इसीलिए बहुत सलूट करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को पुस्तकें पढ़ाई और पुस्तकें ला करके हम लोगों को कमरे में भी मतलब सप्लाई करी। अभी कुछ देर पहले आप राजनीति की बात कर रहे थे, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। आप देश के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और राजनीति को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। बड़े बड़े चैनलों पे लोग आपको हायर करते हैं प्रोफेशनली इलेक्शन के समय में। राजनीति से साबका कब हुआ आपका? कब थोड़ी राजनीति को लेके एक बढ़ा मन में? मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत पहले से जो है मान्यवर काशीराम को, मैं जब स्कूल में कॉन्वेंट अलकतास कॉलेज में था तब से मैं बामसेफ के सम्मेलन बेगम हजरत महल पार्क में हुआ करते थे। तो उन सम्मेलनों को हम लोग बामसेफ क्या है ये सोचते थे, लेकिन जो उन्मुखता करवाई वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जगमोहन सिंह वर्मा। जगमोहन सिंह वर्मा और मान्यवर काशीराम बहुत अच्छी दोस्ती थी और जगमोहन सिंह वर्मा ने लखनऊ से इलेक्शन लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से। और जगमोहन सिंह वर्मा जी, हम लोग कहते थे भाई हमारा सहयोग करो, तो हम लोगों ने उनको उस समय 10 बैनर बनवा के दिए थे। अच्छा। हाँ, ये मैं 1986-87 की बात कर रहा हूँ कि 10 या 89 की बात होगी। 10 बैनर 10 रुपए पर मीटर बनता था, तो 30 रुपए का 3 मीटर का एक बैनर, 10 बैनर हम लोगों ने 300 रुपए में उनको बनवा के दिए। उस समय से हमें लगा कि जो है कि राजनीति में भी अंतर है, भेद है। एक तरफ कांग्रेस चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी प्रकार की भी राजनीति है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता में राजनीति की समझ आई वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर आई, जब हम लोग यहाँ पर छात्र राजनीति देख रहे थे। और हम लोग जो है किसी छात्र संघ से जुड़े भी रहे? हम लोग छात्र संघ तो नहीं, लेकिन छात्र जीवन के अंदर एसएफआई डोमिनेंट था यहाँ पर, तो हम एसएफआई के मेंबर भी हो गए। एसएफआई से जो है हमने इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया कुछ छात्रों ने वहीं बैठ करके। लेकिन हम लोग जो है अपना काम यहाँ करते रहे। तो वो एक तरह से फिर से जो छटा थी कि राजनीति के कितने प्रकार हैं, केवल कांग्रेस ही नहीं है, केवल भाजपा ही नहीं है, लेकिन बसपा भी है और उस समय जनता दल तब तक आ गया था। तो ये हम लोग को प्रकार पता चलने लगे और किस प्रकार हमको कहां पर अपना योगदान देना चाहिए ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि बाबा साहब के जो लिखे हुए वॉल्यूम थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। और स्पेशली व्हाट कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू गांधी, और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, ये सब किताबें पढ़ करके एक मन स्थिति बन गई थी कि किस प्रकार की राजनीति कहाँ पे जाना है। आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? जो उस समय तो शुरू हुई थी बीएसपी की राजनीति। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए वो राजनीति के साथ क्योंकि हम लोग बड़े हुए, तो हम लोगों पार्टी की बात नहीं करते हैं, दलित राजनीति की बात करते हैं। नहीं, हम राजनीति की वही क्योंकि बहुजन राजनीति पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित हुई। और यही नहीं, उसके साथ साथ नायक आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए, फूले आए, साहू आए, और पेरियार। उसके साथ साथ पूरा का पूरा एक जो राजनैतिक संस्कृति थी उसमें बदलाव आया। और वही सब जो नायक और नायिकाएं जो राजनीति में दिखाई पड़ रहे थे वो विश्वविद्यालय में आ गए। तो 14 अप्रैल भी मनानी है ना, तो जिसे कहना चाहिए हमको
मतलब फूले की जयंती भी मनानी है, हमको साहू की भी जयंती मनानी है। तो कब उन्होंने, जिसे कहना चाहिए, अब 26 जून कौन जानता था पहले, लेकिन उनके बाद हम लोगों ने ये जो है आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जान गए हैं। जेएनयू में जब आते हैं हम लोग, और आप छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, जेएनयू का एक ट्रेंड रहा, जेएनयू के वो तबले की थाप पे गाने आपको भी मैंने देखा है बहुत समय गुनगुनाते हुए। हम लोगों का यहाँ पर एक, जिसे कहना चाहिए, एक सांस्कृतिक मंच था जिसको हम लोग जुगनू कहते हैं, और जुगनू में अभी भी है वो? नहीं, अब तो नहीं है, आप लोगों के वक्त में? हम लोग के समय में था। और दूसरा एक सांस्कृतिक संस्था यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम, ओके, यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम, जिसमें SC ST लोग मेंबर बनते थे और वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। लेकिन ये मेन का था, इसके अंदर जो प्रगतिशील गाने होते थे उनको हम लोग जो है कार्यक्रम शुरू होने के पहले हम लोग को बुलाया जाता था कि आप गाने गाइए, है ना। तो मतलब जो है हम लोगों ने तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। कौन सा गाना पसंद था आपको जो ज्यादा गुनगुना? नहीं, हम लोग के लिए तो, क्योंकि हम लोग सिंगिंग स्क्वाड में थे, तो हम लोग के लिए तो सभी एक जो दिल के करीब भी हो। नहीं, हमें लगता है कि जितने गाने हैं, जितने ये प्रगतिशील गाने हैं, इनके अगर मायने आपको बताए जाएं तो ये अपने आप घर कर जाते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर हो जाए। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि आप देखिए ना कि ये कितना आपको भरोसा दिलाता है, कितना आपको होप दिलाता है, बेचैन भी करता है कहीं ना फिर कहीं, सवाल कूड़े देता है। गरीबी को आप किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे वो डोला हाय मोर बिटवा के जंगे बदन को ढकने को नहीं एक चोला, आंखियों में पानी आए फिर भी चलते जाए, मनुआ को बांधे ये डोला। तो ये आपको बड़ी मोटी मार्क्स की किताब नहीं पढ़नी है जिसको गरीबी जानना है, केवल एक लाइन गाने से आपको जो है ये बताया जा सकता है। तो इस तरह का जो गाने थे वो, जिसे कहना चाहिए, हम लोगों को बाकायदा धुन बनाई जाती थी और धुन के बाद हम लोग का प्रैक्टिस होती थी। चले गाना तो हो जाए। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आप ये हम लोग गाते थे डोला, तो हे डोला हे डोला हे डोला हे डोला, हे ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे लिए दौड़ जाते हैं राजा का डोला। हे डोला हे डोला, हे अपने जिस्म के खून पसीने के बल पे चलाता ही डोला। हे डोला हे डोला, हे हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हे हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हे डोला हे डोला हे डोला। बहुत बढ़िया सर। तो इस तरह, जिसे कहना चाहिए, एक आकांक्षा और एक होप, ये मतलब छात्र जीवन में भरी जाती थी उन गानों से कि नहीं, हम सचमुच एक समाज के चिंतनशील नागरिक हैं, जीने का एक मकसद भी मिलता था। ऐसा लगता था कि समाज के लिए चिंतनशील हम नागरिक हैं और हमें वो प्रश्न पूछने चाहिए जिस प्रश्न से लोग दुख में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, गुर्बत में हैं, जहालत में हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछने चाहिए। जेएनयू सवाल पूछना सिखाता है। मुझे लगता है कि क्लास के अंदर पढ़ाई तो होती है, लेकिन क्लास के बाहर बहुत पढ़ाई होती है। जेएनयू बदल गया है क्या? लोग कह रहे हैं बाहर, जेएनयू के जो बाहर हैं, जो बाहर से देख रहे हैं जेएनयू को, कि जेएनयू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि मतलब जो लोग कहते हैं, तो बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया है, एक जिसे कहना चाहिए प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिविटी में नहीं कहते कि बदल गया है। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मेरे अंदर या मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें तो अभी तक कोई बदलाव नहीं है। मेरे पढ़ाने के तरीके में मेरे जो मेरे सहयोगी हैं वो भी अब वही पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सब कुछ किया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि लोग बदलाव को कहां से देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जो अग्रज थे टीचर, वो तो रिटायर हो गए, तो वो भी बदलाव है ना। तो वो तो अब उस प्रकार का बदलाव तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो रिटायर होंगे ही होंगे। हाँ, ये बात दूसरी है, मुझे लगता है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर, जैसे एमफिल हमारा खत्म हो गया, तो सचमुच एक बदलाव है वो भी। अब एमफिल नहीं है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमफिल नहीं है, सीधे पीएचडी में आ रहे हैं।
तो वो जो समय था 2 साल का एमफिल का ठहराव था, वो कहीं ना कहीं बदल गया होगा। तीसरी बात, मुझे जो बदलाव के रूप में लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ाते हैं तो वो तो वही चीज पढ़ा रहे हैं जो हमारा पाठ्यक्रम हमको बताता है, और उसके अंदर न्यायिक व्यवस्था है बाकायदा। हम लोग के यहाँ जो संविधान है, संविधान का बाकायदा हम लोग जो प्रियम्बल है उसको बहुत ध्यान में रख करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सब के मूल्यों को अपने पाठ्यक्रम में समावेशित करते हैं। टर्निंग पॉइंट होता है हर किसी के जीवन का। आपके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट रहा क्या? नहीं, टर्निंग पॉइंट तो मुझे लगता है कि जेएनयू में एडमिशन ही था क्योंकि एक बड़ा टर्निंग। हाँ, सबसे बड़ा जिससे जीवन बदल गया है, मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी तस्वुर नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि हम जेएनयू में पढ़ेंगे, क्योंकि लोग बताते भी नहीं थे कि हाँ भाई जेएनयू एक ऐसी जगह है। क्योंकि हम लोग के समय में ई.एन. झा और जी.एन. झा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ज्यादा बड़ा माना जाता एक उत्तर प्रदेश के लिए, हाँ, वो कैम्ब्रिज ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, तो वहां पर लोग जाना ज्यादा करते थे। यहाँ पापा जी के एक बहुत अच्छे मित्र थे माननीय जंगी सिंह साहब, और जंगी सिंह साहब आईपीएस साहब थे। उन्होंने पिताजी को कहा कि भाई जेएनयू भेजना चाहिए, लेकिन एक्सीडेंटली यहाँ पर हम आए तो उस समय ये था कि 25 रुपए का प्रोस्पेक्टस मिलता था और 25 पैसे का एक फॉर्म। एक प्रोस्पेक्टस के साथ जितना फॉर्म लेना चाहो ले लो। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि भाई भर दो, तो हमने समाजशास्त्र में कहा वही पढ़ा है वही भरते, और इत्तेफाक से हो गया। तो एक हमारे मित्र हैं यहीं पर जो है सुंदर सिंह वर्मा, वो जो है मोहब्बतपुर में ही रहते हैं, उन्हीं के घर पे मैं रुका और वहीं पर मैंने तैयारी करी और वहीं से आकर के यहाँ दिया। वो भी उस समय दे रहे थे सुंदर सिंह वर्मा, और वही मुझे खाना भी खिलाते थे अपने घर में और मेरे साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन इत्तेफाक से उनका नहीं हुआ। समाजशास्त्र पढ़ा आपने, प्रोफेसर बने, एचओडी बने, डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन बने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी जो रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग की, उसमें शामिल हुआ आपका नाम। पड़ाव है ये या फिर मंजिल है? नहीं, मुझे लगता है कि अशोक जी, जो हम लोगों की गतिशीलता है, जिसको हम लोग कहें कि उन्नति का पैमाना अगर हमको देखा जाए, कहीं ना कहीं कोई ग्राफ बनाया जाए, तो किसने कल्पना की थी कि एक छोटे से शहर से, एक्चुअली छोटा तो शहर नहीं लेकिन छोटे से उस बस्ती में, मलिन बस्ती में, दलित बस्ती से निकल करके और फिर कस्बे के अंदर अफजलगढ़ में बिना हिंदी सीख करके आ करके दबात, खड़िया और तख्ती और उस पर सेठे के कलम से बेसिक सुविधाओं के बीच में पल बढ़ के जेएनयू पहुंचना और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचना। हाँ, उसके बीच में मैंने, आपको पता है कि जब मैं आया तो मैंने कोलंबिया में भी पढ़ाया, जी जी, जहाँ बाबा साहब ने अपना अध्ययन किया था। हम्बोल्ट में भी गए थे आप पढ़ाने, हम्बोल्ट विश्वविद्यालय जर्मनी में भी मैंने पढ़ाया जा करके। तो ये जो तस्वुर है, कहीं ना कहीं इसका ग्राफ सीखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत उन्नति है, और अपने व्यक्तिगत उन्नति है, और उसके साथ साथ जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है, बहुत लोगों को सुपरवाइज किया है, तो वो सब भी जो है हमारा देन है। और आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि हम लोग टेलीविजन में जाते थे, तो बहुत सारे लोग आते थे बच्चे कि सर हमने आपको आज सुना, बड़ा अच्छा लगा और मैं यही काम करूंगा। कुछ लोग आए और उन्होंने कहा सर आपने रिजर्वेशन पर आज जो भाषण दिया था उसको सुना और मेरा कल इंटरव्यू था और लोगों ने पूछा तो मैंने वही बता दिया और मेरी नौकरी लग गई है। रिजर्वेशन की बात कही आपने, एक बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। रिजर्वेशन कुछ खास जाति के लोगों को मिल गया है, कुछ लोग पीछे छूट गए, उनका अलग समूह बनना चाहिए, उनको अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं अशोक जी कि सबसे पहली बात है कि रिजर्वेशन इज नॉट ए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, और इसलिए किसी व्यक्ति का आईएएस बनना उसकी आर्थिक तरक्की तो हो सकता है, उसकी आर्थिक तरक्की हो सकती है, या उसका जो
सेकुलर स्टेटस है उसमें मोबिलिटी आ सकती है, लेकिन क्या उसकी सांस्कृतिक पूंजी में बदलाव आ गया है, यह तो कतई नहीं माना जा सकता। क्योंकि मेरा मानना है आरक्षण जो दिया गया था वो हजारों वर्षों की, इट वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सक्लूजन। जो पृथकता है वो हजारों वर्ष की है और वो एकांगी नहीं है, इसको हम समेकित कहते हैं, क्यूमुलेटिव एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से, और यहां तक कि जो भौगोलिक स्थिति उस रूप से भी पृथकता थी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल और ज्योग्राफिकल एरिया में एक्सक्लूजन के आधार पर आरक्षण दिया गया। अब आप ये कह रहे हो कि हमको नौकरी मिल गई और एक पीढ़ी के अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और भौगोलिक, यहां तक कि धार्मिक सभी जो विभिन्नताएं थी जिनसे हमें पृथक किया गया, तो हम सब पूर्ण कर लेंगे। लेकिन कहना तो ये है ना कि आप जैसे जस्टिस गवई हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, वो रिजर्व कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। उनका कहना था कि IAS IPS के बच्चों को क्यों मिलना चाहिए। विवेक कुमार JNU में प्रोफेसर हैं, क्यों मिलना चाहिए आपके बच्चों को रिजर्वेशन? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मुझे दिया, मेरे एक पीढ़ी में जो सांस्कृतिक पूंजी है, जो कल्चरल कैपिटल है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन सृजन हो जाएगा? मेरा मुकाबला हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी वालों के साथ है। माई कॉम्पिटिशन इज नॉट विद इन, माई कॉम्पिटिशन इज विद द कल्चरल कैपिटल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हम उनसे मुकाबला एक पीढ़ी में कर लेंगे। मेरा बच्चा आज अगर पैदा हुआ है, मेरे साथ रह रहा है, तो वो इसलिए रिजर्वेशन की बात नहीं लेगा कि हमें नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि नहीं, ठीक है, तुम मत लो, बात दूसरी है। और मैंने अपने बच्चे को नहीं भी कहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो दलित है और प्रोफेसर हो गया हूं तो नहीं लेगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं लेने दूंगा उसको कि हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, हम उसको इतना सक्षम बनाएंगे, बात दूसरी है। मतलब लेकिन मैं ये कह रहा हूं, दूसरे लोग क्या उनको सक्षम बना पाएंगे, कंपटीशन करा पाएंगे, जो हजारों वर्षों से बाकायदा बने हुए हैं। गवाई साहब बन गए तो चंद्रचूड़ साहब को जरा कंपेयर कर लें, वो कौन सी पीढ़ी के हैं और गवाई साहब किस पीढ़ी के हैं। ये जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों वाली सांस्कृतिक पूंजी है, लड़ाई उसकी है। सर, रिजर्वेशन को लेके एक आम धारणा मानी जाती है कि आप शहर में रहते हैं, आप अच्छे घर में रहते हैं, आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, मतलब आपको रिजर्वेशन इसी वजह से मिलनी चाहिए थी, वो पूरी हो गई, ऐसा है क्या? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये आर्थिक उन्नति है। मैंने अच्छा टेलीविजन ले लिया, लेकिन उस टेलीविजन को मैं कितने घंटे देखूं और उसके साथ में पढ़ाई कैसे करूं और पढ़ाई की महत्ता क्या है, यह सांस्कृतिक पूंजी कैसे आएगी। मैंने आपको अभी जंगी सिंह साहब का नाम लिया, उनका कोई लड़का IPS नहीं बन पाया, ना IAS बन पाया। वो IPS थे, वो IPS थे। मैं अभी, अब उत्तर प्रदेश के अंदर दारापुरी साहब हैं, दारापुरी साहब का कोई लड़का नहीं बन पाया, ना IAS। हमारे यहां कम से कम नहीं, लेकिन तो फिर वो कहेंगे कि ये तो आपका पर्सनल फेलियर है ना, कि आपको सब कुछ मिल गया, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाया। नहीं, इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारे यहां सांस्कृतिक पूंजी पढ़ाई की नहीं थी। हमारे यहां पहली बार आर्थिक अगर उन्नति होगी तो उसके साथ साथ जो शिक्षा है, संस्कृति है, हमारे आसपास के जो पास पड़ोस के लोग हैं, क्या वो भी बदल गए हमारे लिए? वो तो हो सकता है कि हमारी नौकरी देख करके बदल जाएं, लेकिन वास्तविकता में क्या वो हमको एक्सेस दे रहे हैं उस कल्चर को? हमको नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा कि एक जो उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी पुलिस के संरक्षण में अपनी बारात ले जाता है, यह सांस्कृतिक पूंजी है आपकी। वो भी अधिकारी हो गया है, अधिकारी होने के बाद। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो सांस्कृतिक पूंजी है, जो आर्थिक पूंजी है, आप जब पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं तो क्या बाबा साहब पर आपने कोई कविता पढ़ाई? हमारे नायक कहां हैं, हमारी नायिकाएं कहां हैं उसके अंदर? तो हमारी सांस्कृतिक पूंजी का बढ़ावा कहां हुआ?
हमारे आंदोलन को क्या कभी पढ़ाया जाता है शिक्षा के अंदर? नहीं पढ़ाया जाता। तो बात है सांस्कृतिक पूंजी की। नायक नायिकाएं, संस्कृति और जो तिथियां हैं, उन सबको क्या ले करके हमारे अंदर आत्मसम्मान भरा जाता है। और दूसरी बात है कि आत्मसम्मान ही नहीं कि हमको हमारा मनोबल क्या उससे बढ़ाया जाता है। हम तो अपनी जाति को छुपाने लगते हैं, क्योंकि हमको पता है बाहर जो है जैसे ही पता चलेगा वैसे उसकी जो भाव भंगिमा है वो बदल जाएगी, और कहीं ना कहीं यह भी बदल जाएगा कि अरे इससे क्या हम इंटरैक्शन करें। तो अंतरक्रिया ही बदल जाती है जैसे ही आपकी अस्मिता पता चलती है। और यही बात आप देख रहे हैं कि आजकल 7 समुंदर पार, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कनाडा हो, आप भी गए हैं, वहां पर भी इसी प्रकार की जो जाति पृथकता है, जाति दुराभावना है, वो डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर दिखाई पड़ रही। अमेरिका की बात की आपने, कनाडा की बात की, जाति का आंदोलन यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। जो एक आंदोलन है कास्ट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस समय हमको जाति का जो आंदोलन है उसकी पड़ताल करनी चाहिए। स्पेशली हमें जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जो हैं रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आप जाति पर जो शोध है उसको बंद कर दीजिए, उस पर रिसर्च बंद कर दीजिए। अब जिसे कहना चाहिए आपको जाति पर नहीं, राष्ट्र पर रिसर्च करनी चाहिए। आप जाति के अंदर जैसे रिसर्च करते हैं, आपको देखने का नजरिया, जो दूसरा टीचर जो आपको देखता है और आप कहते हैं कि मैंने कास्ट पर रिसर्च किया, तो आपको देखने का नजरिया बदल देता है। वो आपको बड़ा संकुचित दृष्टि से देखता है। वो कहता है कि अरे ये तो कास्ट वाला है, जाति वाला है, इसने जाति को पर रिसर्च, सारी क्षमता सब कुछ उसके लिए जीरो हो जाती है। आपका जितना ज्ञान का भंडारण है वो उसको जो है संकुचित दायरे में देखने लगता है कि अरे ये तो केवल कास्ट पे आता है। हम लोगों को क्या किया जाता है, अरे मैं मेथोडोलॉजी भी पढ़ाता हूं, पद्धति शास्त्र पढ़ा रहा हूं, मैं फिलॉसफी भी पढ़ा रहा हूं, साइंस भी उसके अंदर डालता हूं, मैं पश्चिम ये जो साउथ एशिया है वो पढ़ाता हूं, विकास पढ़ाता हूं। लेकिन मुझे लोग जो है केवल यही समझते हैं कि मुझे दलित आंदोलन ही आता है। इसलिए मैं अपने जो मतलब मेरा जो मानना है कि जो रिसर्चर है, यंग रिसर्चर हैं, दलितों पर रिसर्च कम करनी चाहिए, उनको जर्नल टॉपिक्स पर ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, जिससे उनका ज्ञान के भंडारण का जो मतलब प्रक्षेपण है वो बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप तमाम मंचों पे जाते हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, देश भर में नाम है आपका। जो आदमी गरीब है, गांव में है, डिस्क्रिमिनेट होता है, जिस लेवल पे आप पहुंचे, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है आपका, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? बिल्कुल। किस तरीके से होता है? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी तासीर या उसकी प्रकृति वो बदल गई है। एक जो ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर सीधे सीधे कहा जाता है तुम दलित हो तुम जागो, तुम अछूत हो तुम जाओ, तुमको ये नहीं आता है, यहाँ कैसे आ गए, ये यहाँ कैसे आ गए, हाँ तुम्हारे लिए तो जिसे कहना चाहिए ये जगह थी, तुम यहाँ कैसे आ गए। सीधे सीधे वक्तव्य दे करके उस पर आक्षेपित कर दी जाती है कि वो किस प्रकार की अस्मिता का व्यक्ति है। जब आप विश्वविद्यालय विधा में आते हैं तो ये बड़ी परिष्कृत रूप में धारण कर लेती है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। तो उसके लिए कहा था यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। अरे भाई, आप अंग्रेजी में मेरे ज्ञान को ही केवल टेस्ट करेंगे कि मेरे ज्ञान को टेस्ट कर रहे हैं? मेरी भाषा पर जाकर के ही केवल टेस्ट करेंगे। और उसके बाद अगर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो योर एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर, आप ईच बोलते हैं, आप वाज बोलते हैं, आप दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली नहीं बोलते हैं, आप कैलकाटा नहीं बोलते हैं, कलकत्ता बोलते हैं, बंबई बॉम्बे होना चाहिए। तो जो सोफिस्टिकेटेड, विक्ट्री नहीं बोलते, विक्ट्री बोल देते हैं। तो वो जो उच्चारण है और जो हमारे उच्चारण के साथ साथ
जो अंग्रेजी का वाक्य है उसके ऊपर हमारे ऊपर फबते कसे जाते हैं, है ना, कि आपको ये नहीं आता, जबकि उनको हिंदी नहीं आती है। तो ये कोई मतलब नहीं, उनके लिए शर्म की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा भाई किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलो, तो किक 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 करने लगा किक 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 करने लगा। तो भाई हमने अगर किसी शब्द को, अंग्रेजी के शब्द को उच्चारित नहीं किया है तो ये हमारी सांस्कृतिक पूंजी की कमी की वजह से, मतलब किसी ना किसी तरीके से नीचा, छोटा, कमजोर दिखाने की योग्यता नहीं है बताएंगे। अरे भाई आपकी योग्यता है कि आपने क्या किया, ए फॉर एप्पल पढ़ा और आपने एप्पल खाया, और जब आपने किताब में एप्पल देखा तो वो रिवीजन हो गया कि हाँ भाई एप्पल ऐसा होता है। मेरे पास तो एप्पल था ही नहीं, तो मैं कैसे जानूंगा ये क्या है एप्पल? तो मेरा जिसे कहना चाहिए कंफ्यूजन हो गया और मैं वहां पर जो है वो बात नहीं कर पाया। तो मुझे कहा गया कि ये स्लो लर्नर है ना, ये स्लो लर्नर है। लेकिन आपके अंदर जब कहा गया अच्छा बताओ भाई, जिसे कहना चाहिए कि जो मटर की खेती होती है, गन्ने की खेती में कितना पानी लगता है, तब तो आप नहीं बता पाए। हम तो नहीं हंसते। तो फिर मैं यही कह रहा हूं कि आपने जो पूछा प्रश्न कि डिस्क्रिमिनेशन का जो तरीका है वो बदल जाता है, बस इतनी सी बात है। आपको अच्छी जो है जगह नहीं दी जाएगी, अच्छा कोर्स भी नहीं दिया जाएगा, अच्छे स्टूडेंट्स आपके पास रिसर्च के लिए नहीं आएंगे। आपके पास आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनकी अस्मिता आपकी अस्मिता से मैच करती हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हो सकता है डेलिब्रेट, में ये भी कहूंगा कि हाँ मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि ये धोखे से हो गया हो, लेकिन ये होता है। मैंने प्रोफेसर नंदूराम के जीवन को देखा कि 30 साल की सर्विस में एक व्यक्ति उनके पास ऐसा था जिसकी अस्मिता जो है उनसे गैर दलित थी। ये डिस्क्रिमिनेशन है। आप इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, कहेंगे अरे ये तो चॉइस का मामला है, ये भी स्टूडेंट है, हाँ? इसको कौन कराए? तो फिर चॉइस का मामला अगर है तो ये चॉइस हमारे ही साथ क्यों होती है, दूसरे के साथ क्यों नहीं होती है? दूसरी बात यह है कि जैसे ग्रेड्स कम आ गए, अब ग्रेड्स कम आ गए तो भाई ग्रेड्स कम आ गए तो होता है, लेकिन ग्रेड्स कम दलितों के ही क्यों आते हैं, ये भी तो पूछने वाली बात हो सकती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये जब तारतम्य बनाया जाता है तब आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए बड़ी जगह चीजें में, जैसे टेलीविजन पे बुलाया जाना तो दलित चिंतक लिख दिया जाना। अरे भाई दलित चिंतक क्यों लिख रहे हो, चिंतक लिख दो यार, सीधे सीधे, मैंने भी पढ़ाया है। तो ये मैंने भी चिंतन किया है। हाँ, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये तो सिंपल सी हमारी अस्मिता को बता के ही हमसे बात कहलवाना और दूसरे की अस्मिता छुपा ली जाए। अरे दूसरे की नीचे लिख दो उसकी अस्मिता है, तो फिर ब्राह्मण चिंतक, क्षत्रिय चिंतक, वैश्य चिंतक लिख दो, उसके बाद फिर मुझे देखें कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता। आप सोशल कैपिटल की बात बहुत करते हैं। अभी क्या है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस ऐसे बन रहे हैं जो अम्बेडकरवादी समाज के लोगों द्वारा संचालित होते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज है क्या? नहीं, क्योंकि वो एक जगह होती है जहाँ सोशल कैपिटल होता है, बच्चों को एजुकेट किया जाता है, आपने पाठ्यक्रम की बात कही और तमाम चीजें। देखिए सांस्कृतिक पूंजी जो है वो दो प्रकार की मानी गई है। एक तो जो है मुख्य धारा की, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, और कहना चाहिए कि जो दर्शन रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स दर्शन रहे हों जैसे मतलब, और चाहे वो जो है हेटेरोडॉक्स रहे हों, जो लोग भगवान को नहीं मानने वाले थे, चाहे वो चारावाक हों, चाहे वो बुद्धा हों, और चाहे वो जैन हों। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो सांस्कृतिक पूंजी समाज के अंदर मुख्य धारा की है, उसके नायक 2 अक्टूबर को सब लोग जानते हैं। 14 अप्रैल को जब हम लोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार इन लोगों ने बड़ी गंदगी फैला दी, है ना। 6 दिसंबर को बड़ी गंदगी फैला दी, 14 अक्टूबर को बड़ी गंदगी फैला दी। लेकिन ये बात जो है लोग
जो मुख्य धारा के नायक नायिकाएं हैं उनकी जयंती पर क्यों नहीं कहते, है ना। तो इसलिए सांस्कृतिक पूंजी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सांस्कृतिक पूंजी से ही मनोबल बढ़ता है। मान्यवर कहते थे कि अगर हम अपने नायक नायिकाओं को बार बार उनका स्मरण नहीं करेंगे तो इतिहास मर जाएगा, और जब इतिहास मर जाता है तो समाज का मनोबल टूट जाता है। तो इसलिए समाज के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए सांस्कृतिक पूंजी को हमें क्या कहना चाहिए, एक बार पुनर्जीवित करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब भुला दिए गए थे चिंतक। ये जितने भी नायक नायिकाएं थी ये भुला दिए गए। वो आपने दास पब्लिकेशन से जो 50 नायकों का एक जो वॉल्यूम निकाला है, वो अपने आप में आज नहीं लेकिन आज से 10 साल बाद 20 साल बाद उसकी अहमियत पता चलेगी, जब बच्चा पूछेगा कि ये कौन थे। वरना जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वो जब वो हम लोग कंप्यूटर पे जा करके लगाते हैं, गूगल करते हैं, तो उसके अंदर बहुत छोटा सा 2 लाइन आता है। 2 लाइन आता है। तो तमाम लोगों की विकिपीडिया भी नहीं है। विकिपीडिया भी नहीं है। तो इसलिए सांस्कृतिक पूंजी का सृजन समाज के मनोबल और समाज के इतिहास को सृजित करने के लिए आवश्यक है। यह किसी की संस्कृति का विरोध नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है और एक ऐसी सभ्यता है जिसमें मीमांसाएं लिखी गई, और यहां पर तो 64 स्कूल ऑफ दर्शन, एकवाद, अनेकवाद, उपेक्षवाद, ये सब रहे। यहां पर इतनी मीमांसाएं क्यों लिखी गई? तो जब मीमांसाएं लिखी गई, जब बाहुल्यता है दर्शनों की, सोच की, तो हमारे नायक और हमारी संस्कृति की सोच की क्यों नहीं बाहुल्यता हो सकती है? किसी का विरोध हो तो बात दूसरी है। हम तो अपने मनोबल को, अपना जिनको कह सके, उसका हम सृजन कर रहे हैं। लोग, अभी आपने राजनीति की बात की, मान्यवर की भी बात की, लोग कह रहे हैं कि बहुजन राजनीति अब खत्म हो गई। अब जो मान्यवर ने शुरू किया था, अब बहन जी ने उसे खत्म कर दिया, या फिर अब यहाँ से उठती हुई नहीं दिख रही है। तो अभी निराश हो गए क्या? नहीं ना, मुझे नहीं लगता। देखिए, किसी भी प्रकार की जो विचारधारात्मक राजनीति होती है वो कभी खत्म नहीं होती। आप इसको आरपीआई को देख लीजिए, बाबा साहब को गए हुए, जिसे अगर 56 से 57 साल या 56, अगर 70 साल तकरीबन हो, हाँ, करीब ऑलमोस्ट, हाँ, 56 यानी 4 60 और 40 44 और 20 64 और 4 68 साल के आसपास। आप बताइए, क्या आरपीआई खत्म हो गई? आरपीआई के धड़े हैं। लेकिन ऐसे होने का कोई मतलब तो नहीं है ना। मुझे लगता है कि आप अगर अपनी विचारधारा से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। अब उसको देखिए, आरपीआई 56 में लग रहा था कि खत्म हो जाए, 57 में बनी और 70 तक आते आते खत्म हो जाएगी, लेकिन 72 में दलित पैंथर्स बहुत कस के उभरा, और 72 से 84 तक लगा था कि अब खत्म हो गई, तो 84 में जो है बहुजन समाज पार्टी उभरी। और आज बहुजन समाज पार्टी की बात सबसे अच्छी ये हो गई है कि सत्ता का एक तरह से हस्तांतरण, एक नया युवा चेहरा उन्होंने दे दिया है। और उस युवा चेहरा पर जो ये बात है कि वो किस प्रकार आंदोलन को आगे ले जा सकता है। आरपीआई में ये नहीं हो पाया था। जो जर्नल लोग थे, जो बाबा साहब के कमांडर लोग थे, उन्होंने उस आंदोलन को बेच दिया। उसी तरह जो है, जो क्या बोलते हैं, आत्मसात कर लिया कांग्रेस ने बहुत सारे आंदोलनों को। तो आपको उम्मीद दिखती है आकाश आनंद में? मुझे लगता है कि जिस प्रकार का शिक्षा और जिस प्रकार का संरक्षण और जिस प्रकार की सोच है, उससे मुझे बड़ी आशा लगती है, और मैं आशान्वित हूं, क्योंकि बहन जी इतनी आसानी से मान्यवर कांशीराम की विरासत को नहीं जाने देंगी। ये एक बड़ी चीज है। राजनीति में आप किसके से प्रभावित रहे हैं, और आपको जितनी राजनीति आपने अब तक देखी है, आप अगर मैं पूछूं कि 5-7 नाम लीजिए जिनका आप बड़ा योगदान मानते हैं समाज के लिए? नहीं, मैं तो इतना जिसे कहना चाहिए राजनीति में घुसा नहीं, लेकिन मेरे जो सोच में मैं तो सबसे बड़ा नेता मान्यवर कांशीराम को मानता हूँ,
क्योंकि मानवर कांशीराम का जो फलसफा है, राजनीतिक फलसफा है, वो अनूठा है। वो भारतवर्ष में नहीं है। भारतवर्ष के लोग, भारतवर्ष के राजनीति शास्त्री उसको मुख्य धारा के चश्मे से देखते हैं। मान्यवर की राजनीति को समझने के लिए मुख्य धारा का चश्मा उतारना पड़ेगा, और वो राजनीति का जो आविर्भाव है वो अपने आप में नवीन प्रयोग है। भाई, किसने सोचा कि आप मध्य क्रम को लेकर के राजनीति शुरू करेंगे? और उन्होंने फिर जनता को जिस प्रकार तैयार किया, लोग लीडर को बहुत वो देते हैं कि लीडर ने ये कर दिया, लीडर वो कर दिया, लेकिन मान्यवर का मानना था कि जनता ने किया है, अगर जनता तैयार हो जाएगी तो मैं कर ले जाऊंगा। और मान्यवर ने जनता को तैयार किया अपने कैडरों से, और उन्हीं से ए वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये उनको दिखवाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप 1 रुपया देंगे हमारे को, और उनसे फंड कराया। कोई बिजनेस टाइकून उस पार्टी को फंड नहीं कर रहा था, पढ़े लिखे लोग भी फंड नहीं कर रहे थे, और यहां तक कि अर्बन एरिया वाले भी नहीं कर रहे थे। तो एक तरह से ग्रामीण अंचल से गरीब लोग, अनपढ़ लोग जो स्कूल नहीं गए थे, अनपढ़ का मतलब मेरा ये है, बाकी तो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अक्षर ज्ञान वाला जो स्कूली ज्ञान था वो नहीं था, उन लोगों से पार्टी बनवाना, उनसे राजनीतिक दल बनवाना, चलवाना, और उसको राष्ट्र पार्टी बना देना। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कार्यक्रम नहीं है, और इसलिए मैं उनसे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाता हूं। बार बार मैं सोचता हूं, अभी मैंने एक पेपर येल विश्वविद्यालय में उनकी पूरी राजनीति पर प्रेजेंट किया था, तो उसके लिए और भी मैंने रिसर्च किया। उनकी बायोग्राफी लिख रहा था, उस पर भी मैंने रिसर्च किया, और भी अपने समय में भी उनको देखा, उनसे थोड़ी सी बात भी करी है। तो इसलिए मुझे लगा कि उनका जो फलसफा था, फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, उनका जो कार्यक्रम था, उनकी जो राजनीतिक समझ थी, सोच थी, वो मतलब उसका कोई सानी नहीं हो सकता भारत में अभी तक। कितनी किताबें आई हैं अभी तक आपकी? कितने जर्नल्स में पब्लिश हुए? कितनी पीएचडी करवाई आपने? देखिए, हमने इस समय बस अभी हमने सैकड़ा पार कर लिया है पीएचडी का, एमफिल पीएचडी का, और 101 के आसपास मेरी एमफिल पीएचडी हो गई है। 50 आपके अंडर में? हाँ, करीब 53 पीएचडी हैं और 48 एमफिल हैं। वाह। और उसके साथ साथ मेरे जो छात्र जिन्होंने मेरे अंडर पीएचडी की, कम से कम 22 छात्र जो हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर मुंबई में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में, और बड़ी बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर बाकायदा, यहाँ तक कि राजस्थान में बहुत जगह वो सब ठीक हैं। कुछ आईएएस भी हैं, कुछ पीसीएस भी हैं, कुछ आईपीएस भी हैं। विवेक कुमार के प्रिय छात्र कौन रहे हैं? नहीं, मैं छात्रों के बीच में जो है कभी भी वरीयता नहीं रखता था, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो मुझे लगता है कि मेरे से अन्याय होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र उसका जो है लाभ भी उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कभी जो है फेवरेटिज्म नहीं दिखाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे बहुत सारे छात्र जो सचमुच बड़ी समर्पण की भावना से काम करते रहे, सहयोग करते रहे, और उन्होंने अपनी पीएचडी और अपना लेख, अपना ये बड़ा समन्वय बना के चला। ये नहीं कि मैं अगर सर से बात कर रहा हूं तो मैं काम नहीं करूंगा। मेरा प्रिय छात्र वही है जो अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहा हो, अपना लेख, अपना पढ़ाई, अपना काम ठीक से कर रहा हो। मैं उसको सबसे अपना प्रिय छात्र मानता हूँ। कहते हैं कि विवेक कुमार बहुत आसानी से किसी से इम्प्रेस नहीं होते हैं, बहुत लोगों से अलग रहते हैं, बहुत किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। एरोगेंस है क्या विवेक कुमार? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन के जो आदर्श हैं, अब हम लोगों ने शुरू किया बाबा साहब से, मानवर कांशीराम हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब इतने बड़े बड़े आदर्श हैं तो कैसे हम सबसे इंप्रेस हो जाएं? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आदर्श दिए हैं वो आदर्श के आधार पर हम कहीं ना कहीं लोगों को मापना चाहते हैं। अगर उस माप पर वो खरे उतर रहे हैं तो बट नेचुरल है कि मैं जो है
अपने जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं आदर्श मान करके, जैसे मेरे टीचर हैं, तो मेरे टीचर प्रोफेसर टी.के. उमन हैं, मैं उनको बहुत बड़ा आदर्श मानता हूँ, और अपने पिताजी को एक बहुत बड़ा संघर्ष का आदर्श मानता हूँ। लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखें तो मुझे जल्दी लोग इसलिए नहीं मुतासिर करते, इसलिए नहीं इम्प्रेस करते कि बहुत दिनों तक ठहर नहीं पाते हैं लोग, बड़े क्षणभंगुर होते हैं। आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, कल उधर बदल गए, परसों उधर बदल गए। तो आप जब तक उनको समझते समझते तब तक उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर ही प्रश्न लग जाता है, या उनकी मतलब उनकी वो धर्मरक्षिता, या कहना चाहिए उनका वो जो प्रतिबद्धता है वो बदल जाती है। तो आप कैसे ऐसे लोगों को मतलब इम्प्रेस हो जाएंगे? गुस्सा बहुत आता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने ऊपर एक रोल लिया है मैंने मेंटर का, जिसे कहना चाहिए कि मैं केवल टीचर नहीं हूं, मैं एक विशिष्ट अस्मिता का टीचर हूं, जिसका एक रोल है अपने समाज के लिए भी और उन छात्रों के लिए जो वंचित छात्र हैं। तो अगर मैं केवल मीठा मीठा बोलूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा बर्तन सही बन पाएगा। अगर जैसे कुम्हार होता है, अगर वो थपकी न मारे तो बर्तन ठीक से नहीं बन सकता, वो तो टेढ़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उस थपकी को मारता हूं और उससे लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा कठोर हूं। लेकिन नारियल भी बड़ा कठोर होता है, लेकिन अगर उसको आप तोड़ते हैं तो बड़ा मीठा पानी निकलता है, उसका फल भी बड़ा मीठा कब कब टूटते हैं विवेक कुमार जब वो नरमी देखने को मिलती है? मुझे लगता है कि कोई भी अगर विश्वसनीयता का कार्य करके आता है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सत्ता का हो, और चाहे वो संसाधन का हो, अगर उसने विश्वसनीयता के साथ संवैधानिक आधार पर जो कोई काम किया है, तो मैं उससे हमेशा बहुत मुतासिर रहता हूँ। लोग कहते हैं कि आप जी नहीं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो डेमोक्रेसी है ना, जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, उससे मैं बड़ी जल्दी मुतासिर होता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि आप तारीफ भी नहीं करते हैं बहुत जल्दी किसी की। नहीं, मुझे लगता है कि ये लोगों का जो है थोड़ी गलतफहमी होगी कि मैं सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ करूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको सचमुच मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपकी उपलब्धि होगी कि आप मुझसे तारीफ करा ले जाएं। मतलब जो मेंटरशिप की आपने बात कही, क्योंकि अच्छा अच्छा तो हर कोई बोल लेता है कि मैं अच्छा बोल के अच्छा हो जाऊं तुम्हारे लिए, लेकिन संबंध तभी बनेंगे जब मेरी थपकी को भी तुम सीख की तरह। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर मान लीजिए कि गलत काम कर रहे हैं, या आप हो सकता है गलती कर जाएं, और मैं पहले से ही उसको सुधारने की बात कर दूं, तो मुझे लगता है कि कोई जरूरी नहीं कि आप गलती करें। हम लोग क्या कहते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू बर्न योर फिंगर एंड लर्न दैट फायर बर्न्स। आप उंगली जला के ही समझेंगे कि अग्नि जला रही है। अरे, दूसरे के अनुभव से भी सीख सकते हैं ना, तो उसको पकड़ लें आप। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जो है अभी इतने अभ्यस्त नहीं हुए या परिपक्व नहीं हुए कि वो लोग आपकी जो थोड़ी झिड़क है उसको सही रूप में ले सके। साहित्य में भी आपकी बहुत रुचि रही है। दलित साहित्य एस्टैब्लिश हो चुका है आज के वक्त में, तमाम लोगों ने योगदान दिया। उसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे को दलित साहित्य या साहित्य की तरफ मोड़ने वाले डॉक्टर तेज सिंह जो है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर तेज सिंह जब दलित साहित्य जो उन्होंने मंच बनाया था अपना, उसके वो अध्यक्ष थे। दलित जब बना, दलित लेखक संघ जब बना, तो उसके वो अध्यक्ष थे। 2001 में मैं तभी आया हुआ था लखनऊ, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। उन्होंने पहली बार मुझे जो है कहा कि आपको दलित लेखक संघ का वार्षिक सम्मेलन है, इसमें आना है। और उसका जो उद्घाटन था उस समय राजेंद्र यादव जी ने, हंस के संपादक थे, उन्होंने किया था।
तो उसमें पहली बार मैंने किसी साहित्यिक सम्मेलन में और साहित्य को मैंने करीब से देखना शुरू किया। और मुझे लगा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको लिखना भी है। उसके बाद फिर जो है उसके सम्मेलन अपेक्षा आई, अपेक्षा के लिए उन्होंने लिखवाया। अपेक्षा का वार्षिक जो वो था लाइफ टाइम उसका वो भी दिया गया। उस समय रजत रानी मीनू जी ने एक कहानी पढ़ी थी, मेरे ख्याल से वो कहानी बहन जी के ऊपर थी। हाँ, दलित दस्तक हमने भी छापा था। हाँ, उसको। तो वो कहानी भी पढ़ी और सूरजपाल चौहान जी भी थे उस समय। और बाद में तो फिर जो है मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के लिए बल मिला। और तब तक जो है मुर्दैया भी आ गई, जूठन भी आ गए, मेरा बचपन मेरे कंधों पर आ गए। और उधर छांगिया रूप बलबीर सिंह माधोपुरी की भी आ गई। और उद्यान जो थी क्या बोलते हैं उर्मिला ताई पवार की भी आ गई। शिकंजे का, हाँ, शिकंजे का दर्द और दोहरा अभिशाप, ये सब अकरमाशी और जिसे कहना चाहिए वो सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, ये सब के सब अपने अपने पिंजरे। हाँ, ये हाँ नमिश राय जी की तो सबसे पहला माना जाता है भाई आत्मकथा। वो तो वो सब हमने फिर पढ़ना शुरू किया। और उनमें हमने कुछ संस्थाओं का अध्ययन किया, जैसे टीचर का। तो लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। लेकिन जब मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का गुरु देखा तो वो तो कह रहा था कि मतलब इनके मिर्चा डाल देना चाहिए। और मैंने जब शिवराज सिंह बेचैन जी के गुरु को देखा तो वो हाड़ एकदम उनसे मेहनत कराते थे, किसानी करवाते थे और कहते थे हम तुम्हारी जो है अटेंडेंस लगा देंगे, तो हमारे खेत में जाके खेत में काम करो। तुलसीराम के जो वो थे टीचर, वो संटी से मार के उनको चमरखिट कहा करते थे। वो कहते 2 रुपया पास कराई लाओ। तो ये सब मैंने देखा तो मैंने कहा ये कौन सा गुरु है। तो वो गुरु की जो स्थापित जो अस्मिता थी उसका खंडन हुआ कि गुरु केवल आपको उठाता ही नहीं हाँ, है, सहारा ही नहीं किस देता प्रकार एक खास अस्मिता के लोगों के लिए गुरु ऐसे भी होते कैसे होते हैं। तो गुरु की कहीं ना कहीं वो सार्वभौमिक अस्मिता खंडित हुई। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और भी दूसरी तरफ गांव कैसा होता था। हमारे यहाँ समाजशास्त्र में गांव पढ़ाया जाता था कि गांव हरी हरी वो है और उसमें खेती होती है और उसके अंदर सबको जजमानी सिस्टम में काम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे गांव जूठन कैसा भरा हुआ था, उसके अंदर मलिन बस्ती कैसे होती थी। सूरजपाल चौहान का मेरा गांव ऐसा गांव, ना कहीं था ना कहीं छांव। हाँ, ये जो दलितों की बस्ती है, ये दलों की बस्ती है ना। और वो उनकी मुर्दैया कैसे गणासे से लोग काट रहे थे। तो ये जो है गांव की उसका भी खंडन हो गया है ना। महिलाओं के अंदर जिसे कहना चाहिए उनका किस प्रकार। तो मुझे लगा कि साहित्य ने और विशेषकर आत्मकथाओं ने जो है मेरे सामाजिक सोच को बिल्कुल नई दिशा दी। और तब से मुझे लगा कि दलित साहित्य में लोग उसको जो मतलब काट रहे हैं, उसको जिसे कह रहे हैं कि नहीं ये तो पुनरावृत्ति है, मेरे लिए वो पुनरावृत्ति नहीं है। मुझे लगता है वो मूल्य है। वो मूल्य पंजाब में भी है, वही मूल्य उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, वो मतलब पूर्व उत्तर प्रदेश में भी है, वो महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है। सभी जगह वो मूल्य हो रहे हैं। और ये सार्वभौमिकता है इस दलित साहित्य की, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे तथ्यों का जो है उद्घाटन कर रहा है जो अभी तक छुपे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आंकड़े हैं और उन आंकड़ों को लेकर के एक नए समाजशास्त्र का सृजन किया जा सकता है। और मेरे कम से कम समाजशास्त्र को दलित साहित्य ने बहुत बल दिया। और तो मैं दलित साहित्यकारों को, दलित साहित्य लेखन को, उन सब को सल्यूट करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने जो भोगा हुआ सच था उसका उद्घाटन करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक आईना ही नहीं दिखाया बल्कि नए मूल्यों का रहस्य को उद्घाटन भी किया है। आपके पसंदीदा लेखक साहित्यकार कौन है?
मैंने अभी तक इसका चयन नहीं किया है, देखिए। और मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा है, और मैं इसलिए कि नहीं कहूंगा क्योंकि नहीं, मैं आपसे नंबर देने को नहीं कह रहा हूं, नहीं, नहीं। एक पाठक के हैसियत से हाँ, कह रहा एक पाठक की हैसियत से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ लिख रहे थे। अब करदम जी का मतलब जिसे कहना चाहिए, अभी तक मुझे आत्मकथा नहीं आई है, नहीं, मैंने आत्मकथाओं को ही जिसे कहना चाहिए कि ज्यादा जिक्र पढ़ा। किया है। तो इसलिए और भी जिसे कहना चाहिए बहुत सारे साहित्यकार हैं, लेकिन किसी को पसंदीदा बना करके नहीं, मैंने उनको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उनका आंकलन करके जो है किस प्रकार मुझे मेरी ज्ञान की परंपरा को और सुसज्जित करते हैं, सुसंगठित करते हैं, इस दृष्टिकोण से मैंने पढ़ा। किस दिशा में आप चाहते हैं एज ए पाठक दलित साहित्य को देखना, क्या क्या होना चाहिए जो हुआ नहीं है, किस दिशा में जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दलित साहित्य में अभी एक सकारात्मक सृजन होना बाकी है। अभी तक दर्द है, पीड़ा है, गुर्बत है, एक तरह से उल्हाना भी है, और अभी भी जो शोषण है, हाँ शोषण है, वो सब है उसके अंदर, और वही हमारी सांस्कृतिक पूंजी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक और भी वर्ग है जिसने कुछ अर्जित किया है ना। जैसे अभी नमिश राय जी ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान लिखा दलितों का, तो मुझे लगता है कि उसी तरह बाबा साहब पर उपन्यास, मान्यवर कांशीराम पर उपन्यास, बहन जी पर उपन्यास या कहानियां, या हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर कविताएं, कहानी, हमारे संविधान पर कहानी, और जो है हमारे संविधान पे कविताएं, ये सब जो सृजन है इसको हमें और भी ज्यादा तेजी से पल्लवित करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उधर चल पड़े हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। दुख कब होता है आपको? दुख तो मुझे लगता है कि बहुत कहना चाहिए व्यक्तिगत मामला है। एक शेर है कि आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, दूसरे पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। तो इसलिए मैं दिखाता नहीं, और मैं शेयर नहीं करता हूं कि हाँ दुख कब हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि एक अस्मिता के होने के कारण आपको पग पग पर आपके मनोबल को तोड़ने की जो है एक स्थिति बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, कि आप बहुत अच्छे हैं, हर क्षेत्र में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, आपको वो मंच नहीं मिलेगा, आपको वो माला नहीं मिलेगी, आपको माइक नहीं मिलेगा, या आपको उस प्रकार का जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। दो सवाल हैं, एक साथ जवाब दे सकते हैं आप। विवेक कुमार जो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जेएनयू में सोशल साइंस डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं, दुनिया भर में नाम है, वर्ल्ड रैंकिंग, आप समाजशास्त्री हैं, तमाम किताबें लिख चुके हैं, 100 से ज़्यादा पीएचडी करवा चुके हैं। आपको लगता है कि समाज, आपका समाज, हमारा समाज, जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिस अस्मिता से आते हैं, उसको विवेक कुमार की वैल्यू पता है कि उन्होंने क्या किया है? अब ये तो मैं और दूसरी चीज, अगर विवेक कुमार दूसरे समाज में जन्म लेते, दूसरी अस्मिता के साथ जन्म लेते, तो कहाँ होते? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो समाज है वो अपनी गति से चलता है, और हमको पता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की भी अपनी एक तासीर है, और कहीं ना कहीं जीवित व्यक्ति के ऊपर वो अपना दांव नहीं खेलता है। जीवित व्यक्ति को सराहने में वो डरता है। अगर आप उसकी सराहना करेंगे तो आपको तुरंत कहेंगे ये चमचा है उसका, ये डर उसके अंदर बसा रहता है कि अगर हम इसकी तारीफ कर देंगे तो लोग मुझे इसका गुलाम कहेंगे, या इसका चमचा कहेंगे, या लाभार्थी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ, इस तरह। तो इसलिए भी व्यक्ति डरता है, और उसका एक खामियाजा यह है कि हम अपने समाज में अपने जीवित नायक नहीं बना पाते, और अगर हम जीवित नायक नहीं बनाएंगे तो उस समाज का मनोबल कैसे बढ़ेगा? हम बुढ़ापे में किसी को मरणोपरांत अगर मान लीजिए भारत रत्न दे रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है?
हम जीते जी यंग आदमी को पुरस्कार नहीं देंगे, ना उसके लिए जो है कोई, जैसे आपको पता होगा आउटलुक ने 50 नायकों की एक लिस्ट दलितों की जारी करी, जिसमें दलित शुरू में आपको भी मुबारकबाद क्योंकि आपका उसमें नाम था। हम लोग को लेकिन मुझे दुख हुआ कि आपका नाम नहीं था। नहीं, दुख की मुझे नहीं इसलिए हुआ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए जिसको उत्तरदायित्व तो दिया गया था कि भाई वो चिन्हित करे, अगर उसको मैं नहीं दिखाई पड़ पा रहा हूं तो मुझे उसकी विश्वसनीयता पर शक हुआ, और पूरी की पूरी जो लिस्ट थी उस पर भी जो है थोड़ा शक हुआ कि ये क्यों बनाई गई आखिर, और वो जो मैगजीन थी उस पर तो और भी शक हुआ कि ये इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि उसमें बहन जी को बहुत नीचे रख दिया गया था। नहीं, मैं उसके बारे में मेरा मानना है कि अगर अशोक दास का नाम था तो उसके पहले विवेक कुमार का नाम होना चाहिए था। नहीं, आपकी ये तो बड़ी बड़प्पन हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो मुझे लगता है कि ये कमी है जो सवाल की तरफ मैं बता रहा था कि अपना समाज वैल्यू शायद उतना नहीं। मैं इसीलिए कह रहा था कि हमारा समाज, क्या पूरा भारतीय समाज, तो जिंदा व्यक्तियों को जल्दी नहीं मानता। हमारे यहाँ मरी हुई बचिया के बच्चे की जो आंख है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, वो बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद फिर उसके जितने भी मतलब नकारात्मक छवि है उसको सब बंद कर दी जाती है। इसलिए समय लगेगा, समाज उसी तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन ये भी बात भी तय है कि अगर समाज नहीं मानेगा तो विवेक कुमार की क्या, किसी की कोई हिम्मत नहीं। तो समाज सबसे बड़ा है, अगर उसने मान लिया, यही लड़ाई है। दूसरा सवाल भी था, दूसरी अस्मिता में विवेक कुमार होते तो मुझे लगता है कि वो बात इसलिए नहीं सही होगी अशोक जी कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरी जो अस्मिता है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर दूसरी तरफ हुआ होता तो ये सब ना मिला होता। हो सकता है कि आज हमको जो मिला है वो यहाँ पर ही होने से मिला है, तो उसकी तरफ क्यों, जो मेरा समाज है जैसा है मैं उससे खुश हूँ। 5 चीज़ें अगर आप चाहें कि कुछ समाज के भीतर राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में बदलनी चाहिए जिस दिशा में, क्योंकि आप एक थिंकर भी हैं, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, सोचते हैं कि हाँ क्या अच्छा हो सकता है, किस दिशा में जाया जा सकता है, किस तरीके से स्थिति बेहतर हो सकती है, तो क्या 5 चीज़ें आप चाहते हैं कि ये हो? देखिए, पहली चीज़ तो हमने आपको पता है 2015 में हम लोगों ने एक किताब लिखी थी, एजेंडा 2050। मुझे लगता है कि हमको उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि हम आने वाले समय में 2050 में अपने समाज को हम कहाँ देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लक्ष्य नहीं रखेंगे तो हम प्राप्त कैसे करेंगे। हम केवल अंधाधुंध बिना किसी लक्ष्य के हम चलते चले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे आप कोई लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हर कोई अलग अलग रास्ता पकड़ के जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक लक्ष्य होना चाहिए कि 2050 में हम अपने समाज को कहाँ देखते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि हमें राष्ट्र को क्लेम करना चाहिए। ये राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के जो है सृजन करता है, चाहे वो मल की सफाई हो, चाहे वो कब्र की खुदाई हो, चाहे वो दाई की जनाई हो, चाहे वो अन्न की उपजाई हो, कल पुर्जे की बनाई हो, है ना। हर तरफ हमारा श्रम है, और उस श्रम से हमारे इस राष्ट्र का सृजन हो रहा है। तो हमें इस राष्ट्र पर अपनी जो कहना चाहिए हमारी जो मिल्कियत है उसको भी साबित करना चाहिए कि ये हमारा राष्ट्र है, और हम राष्ट्रवादी होते हुए इस राष्ट्र के सृजन में अपना योगदान कर रहे हैं, तो हमें इसका मिलना चाहिए। तीसरा, हमें प्रजातंत्र की मजबूती पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी जमात है। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू के हिसाब से अगर बाबा साहब का हम संविधान के साथ देखें, संवैधानिक आधार पर इस प्रजातंत्र को हमने अपने वोटों से मजबूत किया है। तो हम राष्ट्र में ही राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी होने के नाते हम संविधान के भी संरक्षक हैं, और हमें उसकी हिफाजत करते हुए अपने प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहिए। ये मुझे लगता है तीसरी बात है।
चौथी बात मुझे ये लगता है कि हमें अपने समाज की जो अगर हम ये काम करेंगे तो एक सकारात्मक छवि का सृजन होगा। हम कब तक जो है इस बात को कहें कि हम सताए हुए हैं, हम तो शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, तो केवल यही छवि नहीं है। हमारे अंदर कुछ सकारात्मक अर्जन भी है। हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिसर्चर्स हैं, हमारे यहाँ आर्यभट्ट जैसे ऐतिहासिक जो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा साइंस का आविष्कार किया। हमारे यहाँ जिसे कहना चाहिए बहुत सारे चाहे वो नायक हैं, हम लोग कहते हैं कि ज्योतिबा फूले हैं, साहू हैं, या झलकारी बाई कोरी हैं, माता दीन भंगी हैं, है ना, संत गाडगे हैं। इन सब को हमें लेकर के भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि हमको लगे कि हमने भी इस राष्ट्र के जो है सांस्कृतिक सृजन में हमारा भी योगदान है। और पांचवा मुझे लगता है कि जो पूरा भारतवर्ष की संस्कृति है उस पर हमें एक बार दृष्टिगोचर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि इन संस्कृति के अंदर किस प्रकार की छटाएं हैं। क्योंकि हम अपने आप को केवल संकुचित दायरे में, केवल एक विचारधारा में नहीं रख सकते। हमको और भी संस्कृतियों का पता होना चाहिए, चाहे वो वैदिक ही संस्कृति क्यों ना हो, चाहे वो जैन संस्कृति क्यों ना हो, बुद्धिस्ट संस्कृति क्यों ना हो, चारवाक की संस्कृति क्यों ना हो, सभी संस्कृतियों का हमें जानकारियों के द्वार खोलने चाहिए। खांचे में जो बंद हैं उससे निकलना है। जब हमारा फलक वृहत होगा तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसका भी फलक वृहत होगा, और हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखर कर और भी आएगा। आखिरी दो सवाल। विवेक कुमार खुद को कैसे परिभाषित करते हैं? आप कौन हैं? मैं कहता हूं एक साधारण भारतीय नागरिक हूं। ये तो डिप्लोमेटिक जवाब होगा। नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं नागरिक नहीं होता और भारतीय नागरिक नहीं होता तो मेरे अधिकार नहीं सुरक्षित होते, मेरे संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं होते, मैं यहां पर नौकरी नहीं कर सकता, रोजी नहीं कमा सकता, रोटी नहीं कमा सकता। तो मुझे लगता है कि नागरिकता की जो अस्मिता है वो मेरी एक प्रजातांत्रिक संवैधानिक मूल्यों पर आधारित अस्मिता है, और उसको मैं चाहता हूं कि उसका मैं पर्व हमेशा बनाता रहूं। मेरा जो पासपोर्ट है भारतीयता का लिए हुए है, जब मैं बाहर जाता हूं तो उसी को दिखाता हूं। तो मैं तो मुझे याद है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा रहा था तो उसके किनारे पर जो है ना, वहाँ पर बहुत सारे फल बेचने वाले या सामान बेचने वाले, तो एक ने मुझसे पूछा कि क्या आप बांग्लादेशी हो क्या? तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अरे यार ये तो बड़ा मार दिया इसने। मैंने कहा नहीं भाई, मैं भारतीय हूँ, इंडिया का हूँ, इंडिया। तो मुझे लगा कि जब हम उतरते हैं सात समुंदर पार, तो वो जो हमारी अस्मिता होती है वो एक नागरिक की अस्मिता होती है। उसी के आधार पर हम पासपोर्ट दिखा करके उसमें प्रवेश भी ले सकते हैं। तो इसलिए लोकल से लेकर के ग्लोबल तक ये अस्मिता काम करती है। एक सवाल बीच में मैं और जोड़ना चाहूंगा। आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात की, हमबोल्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया आपने, उस दौर की बातें आई नहीं है सामने। मैंने भी कई बार आपसे बात की, लेकिन उस याद को, उस एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वास्तविकता ये है कि हमने आपको कहा कि जो भारतीय समाज में हमारा जो सृजन है, सकारात्मक सृजन है, उस पर हम लोग दृष्टिपात नहीं करते। और जब हम वो सकारात्मक सृजन किसी व्यक्ति के साथ जोड़ते नहीं हैं तो उसका महत्व भी नहीं जानते। जैसे कि आप देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाकायदा ये जो है हमारा जो है अपॉइंटमेंट लेटर है, जो कहा गया कि विवेक कुमार इज अपॉइंटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट, ये सिग्नेचर के साथ दिया गया जी। 2011 का 11 का है, नवंबर 2011 का है ना जी। और फिर बाद में ये जो है कोर्स, देखिए कोर्स का नाम है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन इन इंडियन सोसाइटी स्प्रिंग, और ये लिखा इंस्ट्रक्टर विवेक कुमार। ये जो है ये कोर्स मैंने पढ़ाया। कितने दिन थे आप वहां पे? ये 6 महीने का था पूरा सेशन जो है। और जब मैं जो है दूसरे विद्यालय गया,
वहां पर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। ओके। तो कहाँ उन्होंने पे? कहा अच्छा, कि- वहीं पे दूसरे हाँ, विश्वविद्यालय। एक कनेक्टिकट कॉलेज हाँ, था, हाँ, हाँ। कम्युनिटी कनेक्टेड कॉलेज। तो उसमें जब मैं गया तो उन्होंने लिखा ए रिनोन्ड वर्ल्ड रिनोन्ड सोशियोलॉजिस्ट। तो कनेक्टिकट कॉलेज का एक कॉलेज कह रहा वर्ल्ड रिनोन्ड सोशियोलॉजिस्ट। और उसके बाद भी जो है मैं दूसरे एक कॉलेज गया जहां पर जो है उन्होंने वो दिया मुझे कि भाई आप आके यहां लेक्चर दीजिए। तो उसमें भी बाकायदा उन्होंने जो छापा, ये देखिए, ये गिलफोर्ड कॉलेज का लेक्चर है। जी जी। गिलफोर्ड कॉलेज, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज डिपार्टमेंट। हाँ ये, और ये मैसेच्यूसेट्स में लेक्चर दिया मैंने। ये देखिए मैसेच्यूसेट्स है ना, ये वहां पर लेक्चर दिया। इतने सारे जी। लेक्चर दिए वहां पर जाकर के। लेकिन अफसोस इस बात का कि लोगों ने उस पर कोई बात नहीं करी, ना उसको कभी सेलिब्रेट किया, ना ही हमें बधाई दी गई कि भाई आप कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा करके आ रहे हैं। लोग छात्र बन गए हैं वहां पर, तो वो लोग अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बनते हैं। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ठीक है, ये तो समाज है, अगर हमारा समाज मतलब इन समझेगा। चीजों पे जश्न होना चाहिए, मुझे लगता है तारीफ मिलनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी बात होनी चाहिए, समाज को गर्व करना चाहिए। नहीं, जो पॉजिटिविटी की हाँ, बात आप कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है भाई, आप मेरी तारीफ ना कीजिए, लेकिन इसको रजिस्टर नहीं, आपकी जगह कोई भी जाता है उसके बारे में बात करनी चाहिए। उसको रजिस्टर कीजिए, लाइन कीजिए, जिससे कि लोगों को मनोबल बढ़े। मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं कोलंबिया में पढ़ा पाऊंगा, जहां बाबा साहब पढ़े नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। और वो भी जो है एक स्कॉलरशिप मिली उसके साथ में जा करके, क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता पता नहीं था, मैं तो खोजा। लेकिन अब मैं रास्ता बता सकता हूं, तो लोगों का मनोबल अगर विवेक कुमार कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। मैं इसलिए चाहता हूं कि इसको रेखांकित किया जाए। और मैंने, एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार मैंने एक कोर्स बनाया, कोर्स को वहां भेजा, ये Select प्रक्रिया पता करी कि भाई ये कोर्स है। वो उन्होंने देखा कि भाई ये कोर्स कैसा होता है, फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप इसमें रद्दो बदल कीजिए कि आपने अपने ज्यादा ही संदर्भ दे दिए हैं। आप तो लेक्चर देंगे तो आपके संदर्भ तो इसमें आ ही जाएंगे, तो इसलिए आप दूसरे लोगों के संदर्भ दीजिए। तो उन्होंने बाकायदा उसको परिवर्तित भी कराया। तो मुझे मनोबल ये बढ़ा कि हाँ, मैं कर सकता। लोग मुझे कहते हैं कि रिजर्वेशन से आया, तो वहां रिजर्वेशन नहीं था। कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ाने गया और वहां पर मैंने अपना पाठ्यक्रम पास करा करके वही सिलेबस पढ़ाया। तो ये मेरा रिजर्वेशन की वजह से नहीं आया था, ये तो मेरी अंदर की जो योग्यता थी उसकी वजह से आया। तो ये तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए लोगों को। लेकिन यही है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए ये अखरता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिसे Please, कहना चाहिए कि हाँ, कभी-कभी। कि जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने की क्यों परेशानी है। समाज के अंदर तो नहीं होनी चाहिए। वो अपने ही व्यक्ति को अगर सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, उसके अर्जन को, सकारात्मक अर्जन को अगर नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। ये बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया कि आप नाम सुझा सकते हैं कमेंट में कि आप किन से चाहते हैं कि हम मुलाकात करें। ऐसे ही कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ निजी सवाल होंगे, कुछ उनके जीवन से जुड़े सवाल होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।